अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वह है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि इकानमी के लिए उसने किस तरह से जर्मनी को रिकन्स्ट्रक्ट किया हिटलर ने। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो इकोनॉमिक रिकवरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हिटलर ने जालमार को सौंपी थी। तो उसने क्या किया था, जालमार ने बताया था कि हमें फुल प्रोडक्शन करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट देनी है, कैसे थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत। तो बाद में उसमें हमने देखा कि उन्होंने जर्मन सुपर हाईवेज बनाए थे और जो कार्स वहाँ पे बनाए थे। तो पॉलिटिकली हम देखते हैं कि उसने रिकन्स्ट्रक्ट किया जर्मनी को। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हिटलर को बहुत ज़्यादा क्विक सक्सेस मिल गई फॉरेन पॉलिसी में। फर्स्टली उसने पुल आउट किया था जर्मनी को फ्रॉम लीग ऑफ नेशन से। 1933 में उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से वापस लाया, कि वहाँ से निकाल दिया। देन 1936 में उसने रीऑक्यूपाई किया राइनलैंड को, जो कि फ्रांस के कब्जे के अंडर थे, तो जिसको फ्रांस ने डिमिलिटराइज किया था। तो बाद में हमने देखा कि उसने इंटीग्रेट किया ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ 1938 में। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि अब उसने कौन सा सेटअप उठाया था। ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया विद जर्मनी इन 1938। कैसे उसने ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट किया जर्मनी के साथ, उसमें हम देखते हैं उसने स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो जो ये स्लोगन था, कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ही ये जो दो कंट्रीज थे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, वो बहुत ज़्यादा कल्चरली आपस में कनेक्टेड थे। गोया कि जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो ऑस्ट्रिया में भी रहते थे और जर्मनी में भी रहते थे। तो हिटलर ने स्लोगन दिया कि लोग भी यही चाहते हैं कि इनका जो कल्चर है आपस में मिलता है, तो ये वन पीपल है, वन एम्पायर होना चाहिए, तो लीडर भी एक ही होना चाहिए। तो 1938 में उसने इंटीग्रेट किया ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ। तो अब 1938 के ऑनवर्ड्स में उसने क्या किया था, ही कैप्चर्ड द जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड फ्रॉम चागोस्लोवाकिया। कि चागोस्लोवाकिया एक कंट्री थी, वहां पे जो एक एरिया था ये जिसका बॉर्डर जर्मनी के साथ मिलता था, लेकिन वहां के जो लोग थे वो भी हिटलर को पसंद करते थे और वो जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज बोलते थे। तो हिटलर ने ये भी सोचा, तो एक तो ये जर्मन के जो लैंग्वेज हैं वो भी बोलते हैं, दूसरा वो हिटलर को सपोर्ट करते थे, और फाइनली उसने स्टूडेंट लैंड को भी इंटीग्रेट किया, जोड़ दिया किसके साथ, जर्मनी के साथ। ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि हिटलर कर रहा है, लेकिन जो वहां पे हम देख रहे हैं कि जो अदर पावर्स थे, जो कि वहां पे इंग्लैंड था या अदर पावर्स थे, वो देख रहे थे। तो वो उस समय पे हिटलर को क्यों नहीं कुछ बोल रहे थे, उस इनसे इसके जो एक्टिविटीज है इनको क्यों नहीं रोकते थे हिटलर जो कुछ कर रहा था। तो क्यों हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा करने दिया हिटलर को। वाई इंग्लैंड एंड अदर पावर्स वायर अलाउिंग ऑल दिस। इंग्लैंड और जो बाकी पावर्स थे वो हिटलर को ऐसा क्यों करने दे रहे थे। इसके पीछे भी एक कारण था कि वो जो ये कंट्री थे इंग्लैंड और अदर पावर जो थे वो यही सोच रहे थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के दौरान जर्मनी के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ था। नियर अबाउट 13% जो टेरिटरी जर्मनी को है वो लॉस हुआ था, हम वो उन्होंने खो चुके थे। अब जो हिटलर हैं, ये जो चाहे ऑस्ट्रिया है या राइनलैंड हैं, ये कुछ पार्ट जो है इंटीग्रेट कर रहा था जर्मनी के साथ, वो एक्चुअली जर्मनी के ही पार्ट्स थे जो कि इनसे छीन लिए गए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के दौरान। तो यही कारण था कि इंग्लैंड और अदर पावर्स हिटलर को कुछ नहीं बोल रहे थे। गोया कि वो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे। किसको? इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर। तो वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे हिटलर को। वो यही सोच रहे थे कि जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ था। तो अब जो है वो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, हिटलर के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो यही कंसिडर करते थे कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हमने बनाई थी वो बहुत वर्डिक्ट और हारिश ट्रीटी थी। क्योंकि अब इंग्लैंड को भी लग रहा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वो बहुत ज्यादा हारिश थी। तो उसके चलते हिटलर या थोड़ा सा कुछ एरिया इंटीग्रेट, कुछ पार्ट्स इंटीग्रेट करेगा जर्मनी के साथ, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अब धीरे धीरे हिटलर ने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली को जर्मनी
को बहुत मजबूत कर लिया था। अब जर्मनी मजबूत हो गई, तो अब हम देखते हैं हिटलर और एग्रेसिव पॉलिसी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। तो बाद में क्या हुआ था कि जब हिटलर ने अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज को फॉरवर्ड किया था, तो 1938 तक हमने ये देखा कि अब 1939 का अगर टाइम पीरियड के लिहाज से हम देखेंगे, टाइम लाइन के हम लिहाज से देखेंगे, तो 1938 तक हमने पढ़ा। अब 1939 के ऑनवर्ड्स क्या हुआ था, तो वही हम पढ़ेंगे। हिटलर ने अब पॉलिटिकली भी रिकंस्ट्रक्ट किया और इकोनॉमिकली भी जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो अब हम देखते हैं कि हिटलर का मंसूबा क्या था। नाउ 1939 के ऑनवर्ड्स क्या हुआ था, हिटलर चूज वॉर एज अ वे टू अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो 1939 में हम देख रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ये कैसे स्टार्ट हुआ, हमने ये भी बताया कि हिटलर का जो प्रोपेगेंडा था, जो नाजिज्म का जो प्रोपेगेंडा था, पॉलिसी थी, वो ये है कि हिटलर ने कहा कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, हम इस चीज को कैसे यहाँ पे खत्म करेंगे, इस प्रॉब्लम को। इसके लिए उन्होंने ये बताया कि हम वार करेंगे, हम अनदर या जो बाकी एरियाज है इनको अपने कब्जे में लाएंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, और जहां पे वहां पे जो रिसोर्सेज होंगे, वहां पे जो रिसोर्स होंगे वो हम एक्यूमुलेट करेंगे। तो उस चीज के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए हिटलर ने कहा कि हमें क्या करना है, वार करना है। वार के जरिए से हम अपने टेरिटरी को एक्सपेंशन करेंगे, बढ़ा देंगे, और इन टेरिटरीज में जो रिसोर्सेज हैं वो हम एक्यूमुलेट करेंगे। तो जिस तरह हम देखते हैं कि 2014 के ऑनवर्ड्स जो मोदी का प्रोपेगेंडा था वो यही था कि किस तरह से लोगों को जो है उनको रोजी रोटी देंगे या जो रहने की जगह देंगे। तो उसके लिए उसने जो प्रोपेगेंडा बनाया था कि 370 हम हटाएंगे, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है उनको हम कश्मीर में बसाएंगे, तो वहाँ पे जो रिसोर्स हैं वो हम एक्यूमुलेट करेंगे। तो सेम वही पॉलिसी थी हिटलर की भी, तो मोदी ने हिटलर की पॉलिसी को कॉपीराइट किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो उसने बताया कि हम टेरिटरी को एक्सपेंशन करेंगे और वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो हम एक्यूमुलेट करेंगे। तो सितंबर 1939 में, 1 सितंबर 1939 में हिटलर अटैकड ऑन पोलैंड। अब स्टार्ट हो गया हिटलर की जो एग्रेसिव पॉलिसीज थी। पहले आस्था उसने जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट किया, मजबूत बनाया, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी थोड़ा। तो 1939 में हम देखते हैं कि हिटलर अटैकड ऑन पोलैंड। अब हिटलर ने किस पर अटैक किया था, पोलैंड पर। तो 1938 तक जो वो एरियाज इंटीग्रेट कर रहा था वो एक्चुअली जर्मनी के ही थे। अब 1939 के ऑनवर्ड जो कर रहा था, जो जिन एरियाज पर वो अटैक कर रहा था वो जर्मन के एरियाज नहीं थे। तो तब हम देखते हैं 1939 में उसने अटैक किया था पोलैंड पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था। और 3 सितंबर 2 days लेटर इंग्लैंड एंड फ्रांस डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी। तो 2 दिन के बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर किया था। किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। गोया कि अब वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो 1940 में अब क्या हुआ था, जो ट्राईपार्टेट पैक्ट साइन हुआ था। अब हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे, तो दूसरे या एक्सिस पावर्स थे, दूसरी तरफ अलाइड पावर्स थे। तो एक्सिस पावर में आता था जर्मनी, इटली एंड जापान। उन्होंने पहले से ही 1940 में एक पैक्ट बनाया था इन 3 कंट्रीज ने, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हिटलर को बूस्ट मिल गया, सपोर्ट मिल गया टू क्लेम ऑन इंटरनेशनल पावर। तो अब हिटलर का एम क्या थे, वो यही चाहता था कि मैं ईस्टर्न यूरोप को कंकेयर करूंगा। क्यों, ताकि जो जर्मनी में लोग रहते थे इनके लिए मैं जो फूड है वो मैं उनको सप्लाई कर दूंगा, और जो लिविंग स्पेस है वो भी मुझे मिलेगा। किन के लिए, जर्मन्स के लिए। तो तब जाके वो चाहता था कि मैं ईस्टर्न यूरोप को कंकेयर करूंगा। तो ठीक है, अब वो जंग लड़ रहा था, पोलैंड पे भी अटैक किया, बहुत सारे एरियाज पे वो उसने अपने अंडर में लाया था। तो जून 1941 में अब हिटलर का ट्यून ही चेंज हो गया था। हिटलर का जो ट्यून था जंग का वो चेंज होता जा रहा था। तो 1941 में उसने क्या किया था,
ही अटैकड सोवियत यूनियन। 1941 में उसने सोवियत यूनियन पे अटैक किया था। किसने? हिटलर ने, जो कि उसने बहुत बड़ी ब्लंडर की थी, हिस्टोरिक ब्लंडर उसने की थी हिटलर। जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं 5 अगस्त 2019 में मोदी की जो हिस्टोरिक ब्लंडर हैं तो 370 हटाया। तो इसी तरह हिटलर ने भी किया था 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक किया था। तो वहां पे हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन में जो रेड आर्मी होती थी उन्होंने क्रशिंग डिफीट दी जर्मनी को। कहां पे? स्टालिन गार्ड में उन्होंने वहां पे उसको क्रशिंग डिफीट दी। अब ये स्टालिन गार्ड है, ये एक सिटी थी ईस्टर्न यूरोप में जो कि पार्ट था किसका? रशिया का। तो वहां पे हम देखते हैं हिटलर ने जब सोवियत यूनियन पे अटैक किया था 1942 से लेकर 1943 तक विंटर में वो वहां पे लड़ रहा था। तो वहां पे वो जो सोवियत पर उसने अटैक किया था, ये हिस्टोरिक ब्लंडर थी हिटलर की। तो उसके साथ ही हम देखते हैं यूएस जो था, यूएस रिस्ट्रिक्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वार। अब यूएस ने भी मजम्मत की थी कि वार मत करो, क्योंकि वो अनविलिंग था, क्योंकि यूएस को पता था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उस चीज का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब अगर फिर से वार कंटिन्यू रह गया तो कल फिर से इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा। तो तब जाके हम देखते हैं यूएसए ने पहले मजम्मत की थी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यूएस जो है ये काफी लॉन्ग तक, बहुत ज्यादा वक्त तक वार से बाहर नहीं रह सकता था। क्यों? ही वॉज अनविलिंग। वो ये चाहता था कि मैं जो है यहाँ पे कल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगे जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ वो मजबूर था वार ज्वाइन करने में। तो वार में उसने पार्टिसिपेट क्यों की थी? वही हम देखते हैं कि जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर टू ईस्ट। जापान धीरे धीरे अपना पावर जमा रहा था, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। तो जापान ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया था फ्रेंच इंडो चाइना एरिया जो थे, वहां पे जापान ने अपना कब्जा जमा लिया था, अपना रूल जमा लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जापान ने क्या प्लान किया था? जापान ने प्लानिंग की थी टू अटैक ऑन यूएस नेवल बेस इन पैसिफिक ओशन में जो यूएस नेवल बेसिस थे तो उन पर अटैक करना था। तो जापान भी अब जो ये एक्सिस पावर्स थे जिसमें जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों जो है उन्होंने पैक्ट बना के रखा था 1940 में। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जापान ने क्या प्लान किया था कि यूएस के जो नेवल बेसिस हैं पैसिफिक ओशन में मैं इन पे अटैक कर दूंगा। गोया कि जापान ने एक्सटेंड किया था अपना सपोर्ट किसको दिया था? हिटलर को। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। तो फाइनली जो है जापान अटैकड ऑन यूएस नेवल बेस जो था पीरल हार्बर। जापान ने अटैक किया था पीरल हार्बर पर, क्योंकि जापान ये भी जानता था कि जो पीरल हार्बर है, जो हम ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं या पैसिफिक में जो यूएस के जो नेवल बेसिस हैं ये हमें कल रोकेंगे आगे बढ़ने से, इसलिए बेहतर है कि पहले हम इसी को टपका देंगे, उसी को खत्म कर देंगे। तो फाइनली जो जापान के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने अटैक किया था पीरल हार्बर पे। अब जो पीरल हार्बर क्या है, ये नेवल बेस था यूएस का। वहां पे बहुत सारे शिप्स होते थे, जो फाइटर्स होते थे, जंगी बेड़े जो होते थे वो वहां पे थे यूएस के। तो जापान के जो लड़ाकू थे तो उन्होंने फाइटर जो जेट्स थे उन्होंने पीरल हार्बर पे अटैक किया था। नियर अबाउट 2200 सोल्जर्स जो वहां पे यूएस के जो थे पीरल हार्बर में उनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि जापान ने वहां पे बम्बिंग की थी, उनके ऊपर बम ड्रॉप किए थे। तो वहां पे हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि रूसवेल्ट ने कहा कि ठीक है हम अभी भी जो है न्यूट्रल हैं कि यूएस के साथ मत छेड़ो। तो लेकिन जापान ने इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया था। जापान जो है लगातार अटैक कर रहा था पीरल हार्बर पर। तो फाइनली हम देखते हैं यूएस ने ज्वाइन किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। यूएस एंटर्ड इनटू सेकेंड वर्ल्ड वार ऑन 7 दिसंबर 1941 में, 1941 में
7 दिसंबर 1941 में अमेरिका ने ज्वाइन किया था, एंटर किया था किस में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। उस वक्त जो यूएस का प्रेसिडेंट था दैट वाज एफडी रूसोवेल्ट। तो बाद में हम देखते हैं अब यहाँ पे नया खिलाड़ी आ गया। ये खिलाड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अभी आ गया 1917 में। तब जाके हम देखते हैं कि जो सेंट्रल पावर्स थे बाद में उनको डिफीट किया गया। वो तब तक अलाइड पावर्स उनको डिफीट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 1941 तक जो सेंट्रल पावर्स थे उन्होंने डिफीट दी थी अलाइड पावर्स को। अब जब 7 दिसंबर 1941 में यूएस ने एंटर किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब जो गेम है उसका जो ट्यून है वो भी अब चेंज हो गया था, क्योंकि यूएस ने एंटर किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो बाद में हम देखते हैं कि 1945 तक वॉर कंटिन्यू रहा। तो 1945 तक जो सेंट्रल पावर्स थे ये अलाइड पावर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो फाइनली हम देखते हैं कि वॉर जो है ये खत्म हुआ था कब, 1945 में, जब यूएस ने फाइनली प्लान किया था दैट दे विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, दे विल ड्रॉप एटम बॉम्ब्स ऑन जापान। क्योंकि जापान के जो फोर्स हैं ये आगे पीछे नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था जापान जो है इट वाज ब्रॉट अप ट्रेडिशनली बाय मिलिट्री फोर्स। तो उनका जो मिलिट्री फोर्स था वो काफ़ी स्ट्रांग था। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो ट्राई पैक्ट साइन किया था उन्होंने सेंट्रल पावर्स ने या एक्सिस पावर्स जिनको हम जानते हैं, जर्मनी, इटली और जापान, ये भी अब आगे बढ़ते जा रहे थे। तो फाइनली यूएस ने प्लान किया था दैट दे विल ड्रॉप 2 एटम बॉम्ब्स ऑन जापान। तो उस चीज़ के लिए एटम बॉम्ब उन्होंने ये बताया कि अब हम कहाँ पे ये बॉम्ब्स ड्रॉप करेंगे। तो उन्होंने पहले एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे हम ये जो एटम बॉम्ब्स हैं ये ड्रॉप करेंगे। तो फर्स्ट सिटी उन्होंने हिरोशिमा चूज़ की थी, क्योंकि या जापान की जो इकोनॉमिक बेस थी वो यहाँ पे ज़्यादा करता धरता थे। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज होते थे, यहाँ पे मिलिट्री बेसिस होते थे। तो पहले उन्होंने यहाँ पे एटम बॉम्ब हिरोशिमा में ड्रॉप किया था। तो जो एटम बॉम्ब वहाँ पे ड्रॉप किया था दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन 6 अगस्त 1945। अब जो 6 अगस्त उन्होंने 1945 में एटम बम ड्रॉप किया था उसका जो निक नेम था, कोड था लिटिल बॉय। तो 1945 में अब ये एटम बम जिन लोगों ने यूएसए से लाया और जापान को ये चाहते थे कि हम जापान के लोगों को मौत के घाट उतार देंगे, लेकिन वो जो लोग थे वो एटम बम ड्रॉप करने से पहले ही खुद मौत का शिकार हो गए थे। तो क्योंकि उन्होंने जिस जहाज में ये जो एटम बम्स लाए थे टीना जजीरे में रखा था, अब जब शिप्स वापस जा रहा था यूएसए तो उस शिप्स पे वेल्स ने या जो शार्क्स थे वहाँ पे समंदर में उन्होंने उस शिप पर अटैक किया था। उसमें 2500 यूएस सोल्जर्स थे। तो उनमें से सिर्फ 300 सोल्जर्स बच गए थे जो कि बाद में वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो फाइनली यूएस ने ड्रॉप किया था एटम बम जो कि उन्होंने टीनिया जजीरे में रखा था, टीनिया आइलैंड में रखा था। तो अब जब कैप्टन था तो कैप्टन को यह बताया गया कि आपको ड्रॉप करना है, एटम बम लगाना है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो कैप्टन ने पहले एक जहाज भेजा था जापान को कि वहाँ पे आप मायना कीजिए हिरोशिमा और नागासाकी के, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है क्या वो फेवरेबल है एटम बम ड्रॉप करने के लिए या नहीं। तो एक जहाज वहाँ पे आ गया तो कहा कि ठीक है, एटमॉस्फेयर भी ठीक है, वेदर भी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये टाइम था। तो बाद में हम देखते हैं 7:45 जो है टीनिया जजीरे से 3 फाइटर लड़ाकू ने उड़ान भर ली। तो 7:45 या 7 बजे से वो वहाँ से निकले, 7:45 तक वो जापान पहुँच गए। तो जापान के लोग वहाँ पे देख रहे थे कि हमारे मुल्क में 3 जहाज एक साथ चल रहे थे, ऊपर घूम रहे थे। तो उनको पता नहीं था कि उन जहाज़ों में एक जहाज़ में इनके लिए मौत का पैगाम है। तो फाइनली जब बम ड्रॉप हुआ था तो 70,000 लोग जो हैं जो हिरोशिमा में थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी। वो इस तरह नहीं मरे, अलबत्ता उनकी जो जब एटम बम ड्रॉप हुआ था 45 सेकंड्स लग गए एटम बम को जहाज से नीचे आने तक।
तो 45 सेकंड्स के बाद ब्लास्ट हुआ था और जो टेम्परेचर था वो 6000 डिग्री पे पहुंच गया था। नतीजा ये निकला, जापान में हम देखते हैं हिरोशिमा में 70,000 लोग जो हैं वो बाप की सूरत में उड़ गए थे। तो गोया कि यहाँ पे हम देख रहे थे हिरोशिमा पे भी उन्होंने पहला बम ड्रॉप किया था 6 अगस्त, और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं जापान फिर भी लड़ रहा था, जापान फिर भी लड़ रहा था। और फाइनली यूएस ने बताया कि एक बम से कुछ नहीं हुआ उनको, ये अभी भी लड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट बम हम ड्रॉप करेंगे। वो नेक्स्ट बम उन्होंने ड्रॉप किया था 9 अगस्त, जिसका निकनेम था फैट मैन। 1945 में उन्होंने नागासाकी पे दूसरा बम गिरा दिया 1945 में। तब जाके हम देख रहे हैं कि फाइनली जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो एंड हो गया था। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब जर्मनी ने ये सुना कि जापान में हिरोशिमा पे भी बम ड्रॉप किया गया था और अब नागासाकी पे, तो जर्मनी ने बाद में सरेंडर किया, तो जापान ने भी सरेंडर किया। लेकिन जब पहला बम ड्रॉप किया गया तो उसके बाद जापान ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन जब दूसरा बम ड्रॉप किया गया था तो तब जाके जापान के जो फोर्सेस हैं उन्होंने सरेंडर किया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है 6 इयर्स तक कंटिन्यू रह गया। 1945 में ये खत्म हुआ था। कैसे खत्म हुआ था? बाय ड्रॉपिंग द 2 एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। These 2 cities were completely destroyed by dropping the atom bombs by USA.